ऐसे साहब, जापान दुनिया का शायद वाहिद मुल्क है जिसमें जो स्कूल्स हैं और कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके अंदर स्वीपर नहीं होते। सारी सफाई बच्चे अपने टीचर्स के साथ मिल के करते हैं। स्कूल जाते हैं, सबसे पहले सफाई करते हैं और छुट्टी के बाद सफाई करके वो घर जाते हैं। तो कम से कम पाकिस्तान के अंदर सिर्फ ये रूल भी हम बना लें तो बड़ा फ़र्क आ जाएगा। बिल्कुल सही आपकी बात है। मैं बल्कि आपको एक किस्सा सुनाऊँ कि मैं एक स्कूल में गया। मैं अक्सर अपने हल्के में स्कूलों में जाता हूँ, तो वहाँ पे देखा वो सीढ़ियों के ऊपर 1-1 इंच मिट्टी जमी हुई है और बुरा हाल है। तो मैंने हेडमास्टर से पूछा, मैं कहा भी ये क्या गंदगी क्यों है? कि जी वो जमादार छुट्टी पे गया है जी, वो हमारे वो छुट्टी पे गया हुआ है। तो मैं कहा झाड़ू लेकर आओ। तो वो झाड़ू आया तो मैंने अपने हाथ से पकड़ के जब झाड़ू देना शुरू किया तो सारे ने मेरे हाथ से पकड़, नहीं सर छठो छठो सी कर दें। अच्छा, खुद सफाई नहीं करते, दूसरे को भी नहीं करना। अच्छा, तो मैंने कहा यार बात यह है कि जब हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ से सफाई की है, ये तो ये सुन्नत है। और घर में कुछ स्वीपर होता था। हाँ, तो उन्होंने कहा कि सफाई निसफ ईमान है। आप बताएं कोई मोहल्ला, कोई बाजार के जो इस बात का सबूत दे के जी सफाई निसफ ईमान है। तो असल और ये मेरा ख्याल है कि एक बड़ी हमें जिसके लिए हम मुकालमा शुरू कर रहे हैं, मजहबी क़यादत का भी फ़र्ज़ है कि देखिए अब जुम्मा होता है ना, मैंने जितने जुमे के खुतबे सुने हैं 70 से 80% ऐसे खुतबे होते हैं जिनका अमली ज़िंदगी से कोई ताल्लुक नहीं। कहर होता है उसमें, नहीं कहर या किस्से कहानियाँ सुना के लोगों को भगा देते हैं। भाई आप उन्हें बताएं कि आप सफाई इख्तियार करें, आप उन्हें बताएं कि सच बोलें, आप उन्हें बताएं कि नाप तोल ठीक करें, आप उन्हें ये बताएं कि बैसियत मुसलमान आपकी शहरियत का क्या जिम्मेदारियां हैं, आप कैसे एक अच्छे हमसाए बन सकते हैं, आप आइली तौर पे अपनी ख़वातीन के साथ कैसे अच्छा सलूक करें, अपने बुज़ुर्गों से कैसा अच्छा सलूक करें। इन चीज़ों पे हमारी तवज्जो नहीं है, बल्कि वो कुफर के फतवे। अब मैं तो खुद एक मजहबी जमात का निशाना बना, शिकार बना कि ये तो सिर्फ यही है कि किसको काफिर करना है, किसको ये करना है। एक पूरा नेशनल रिफॉर्मेशन, और इसीलिए हम अब इस पे काम कर रहे हैं कि अगले साल हम एक नेशनल रिफॉर्म एजेंडा लाएं कि किस तरीके से, और आप 30 साल के लिए होना चाहिए, और नहीं मतलब एक पूरी नेशनल रिफॉर्म ईयर बनाएं कि हम अपनी जो सोशल इंजीनियरिंग है वो कैसे करें। देखिए जब तक सोशल इंजीनियरिंग नहीं होगी ये इस तरह ये काम चलेगा नहीं। अच्छा देखिए, जापान की मैंने जैसे आपको मिसाल दी ना सर, क्यूबा जो है ना इंतहाई साफ सुथरा मुल्क है। यानी पूरे मुल्क में आपको एक साइड से लेके आखिरी साइड तक कोई गंद नजर नहीं आता। दूसरा, टोक्यो एक ऐसा शहर है जिसमें 90% डस्टबिन खत्म कर दी गई। उसकी वजह ये लोग गंदगी नहीं डालते। अभी देखें ना, मैंने पिछले दिनों वो ट्विटर पे डाला, हमारा रेलवे स्टेशन है नारावाल में, बड़ा खूबसूरत है। तो वहाँ पे जो सफ़ेदी थी उसके ऊपर लोगों ने पान फेंक के, वो लगता था कि यहाँ भी किसी का कत्ल हुआ है या खून खराबा हुआ है, क्या हुआ है। वो शुक्र है कि वो मेरी ट्वीट देख के रेलवे वालों ने दोबारा वहाँ पे कूची मार के सफाई कर दी, लेकिन वो तो रेलवे के काम है ना। लेकिन बैसियत शहरी हम क्यों नहीं इस बात को समझते कि भी जब आप अपने मुल्क के अंदर हैं, यही लोग दुबई चले जाएं तो बिल्कुल कानून का एहतराम करेंगे। ये लोग हम लंदन में चले जाएं, मजाल है कि किसी दीवार के ऊपर कोई थूक दे पान को। उसकी वजह स्टेट जाग रही है ना, हमारी स्टेट सोई हुई है, स्टेट को जगाना पड़ेगा। अच्छा सर, ये फरमाइए, ये जो फ्लड की सूरत है, 30 लाख लोग इसमें डिस्टर्ब हुए हैं, असरअंदाज हुआ है फ्लड उनके ऊपर, तो अगर हर साल 30 लाख होते रहेंगे तो क्या पाकिस्तान कहाँ स्टैंड करेगा? देखिए ये अब ये न्यू नॉर्मल है, और अभी जो पेशेंट गोई है कि अगले साल हो सकता है 22% से ज़्यादा बारिश हो। लिहाजा अब हमें जो है एडेप्टेशन की तरफ जाना है। बांग्लादेश में आपको याद है जब मशरकी पाकिस्तान था, हर साल सैलाब आता था, सैलाब आने बंद नहीं हुए, लेकिन अब उन्होंने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को एडेप्ट करके तो उससे अपनी जो सफरिंग है उसे मिनिमाइज कर लिया है। और अब हमें भी जिस चीज़ की जिस पे हम काम कर रहे हैं कि जो एडेप्टिव इंफ्रास्ट्रक्चर करें कि सैलाब तो आएंगे लेकिन उनसे कम नुकसान हो। अच्छा, अब आप ये देखिए कि हमारी जो पिछले 73 से सैलाब आए उनसे जो इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी बिलखसूस रिलीफ और रेस्क्यू में हुई, तो जिस सतह के सैलाब आए उस सतह का इंसानी नुकसान, जानी नुकसान नहीं हुआ, और हम लोगों को रिलीफ करने में काफी कामयाब हो गया। तो वो एक सिस्टम हमारा बन गया है कि हम लोगों को बर वक्त रिलीफ कर सकते हैं। देखिए खेत तबाह हो जाए वो दोबारा लग जाता है, इंसानी जान चली जाए वो दोबारा नहीं आ सकती। तो इसी तरह कम्युनिटीज़ के अंदर रेजिलियंस लेकर आना है। फिर एग्रीकल्चर के अंदर रेजिलियंस लाने के लिए अब हम काम कर रहे हैं कि ऐसे सीड्स बनाए जाएँ। चीन में 1000 लोग भेजे हैं कि जो क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर या क्लाइमेट चेंज के साथ
वो सीड जो है मुताबिकत रखते हों। सैलाबज़दा इलाकों फिर हमारे जो वाटर वेज हैं उनको चैनलाइज किया जाए, बंद जहाँ बनाने हैं वो बंद बनाए जाएं ताकि नुकसान को मिनिमाइज करें। ये एक न्यू नॉर्मल है। अच्छा, और फिर सिर्फ सैलाब ही नहीं आएगा, अब ये भी है कि किसी साल सैलाब होगा, किसी साल खुश्कसाली हो सकती है, किसी साल हाई टेम्परेचर हो सकता है, किसी साल ग्लेशियर मेल्ट डाउन हो सकता है। तो ये सब मुख्तलिफ चीज़ें हैं जिनके लिए अब हमें तैयारी करनी है, लेकिन ये सब हम अपने गुनाहों का नतीजा नहीं भुगत रहे। हमारा कंट्रीब्यूशन 1% से भी कम है ग्रीन कार्बन पैदा करना जी, और लेकिन वो दुनिया जिसने ये आलूदगी पैदा की है वो अब $1 अरब का वो फंड भी देने के लिए किसी को तैयार नहीं। वो कहते हैं जी आप भुगते, आप जाने, आपका काम जाने। मैं समझता हूँ कि ये जो ग्लोबल नॉर्थ है उसकी जिम्मेदारी है कि, और इसीलिए हमने अब ये एक आवाज़ उठाई है, वज़ीर आज़म जनरल असम्बली में जा रहे हैं, वो बात करेंगे कि ये जो हमारे बैनुल अक़वामी मालियाती इदारे हैं ये क्लाइमेट चेंज के हवाले से विंडो खोलें, SDRs बनाएं कि जिससे हमारे जैसे मुल्क जो हैं वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को एडेप्ट कर सकें, क्योंकि इसमें कई $100 अरब चाहिए। ये हमारे वसाइल से बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है कि जो हमें दरकार है। ऐसा साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खासा यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेनी है और ब्रेक के बाद क्रिकेट पर बात करेंगे, उसमें क्या हो रहा है।